उपस्थित आप सभी सम्मानित साहित्यकारों और अतिथियों को प्रणाम करता हूँ। संगमन के इस आयोजन में संभवतः मैं ही सबसे अधिक दूरी तय कर सुदूर नॉर्थ ईस्ट से चित्तौड़गढ़ पहुँचा हूँ। यह आदरणीय प्रियंवद जी का स्नेह है कि उन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भाग लेकर कुछ करने का अवसर दिया। विषय है सृजनात्मकता के क्षेत्र। मैं जिस इलाके में काम करता रहा हूँ वहाँ के बारे में एक आध बातें करना चाहता हूँ। 3-4 साल पहले आप लोगों ने सुना होगा कि पूरे देश में एनआरसी को लागू किया जाएगा। जो आदमी नागरिकता साबित नहीं कर पाएगा उसे डिटेंशन सेंटर में कैद कर दिया जाएगा। पूरे देश में अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन असम में एनआरसी लागू हो गया। डिटेंशन सेंटर वहाँ बन चुके हैं और वहाँ सैकड़ों लोग कैद हैं जिनके पास कागज नहीं है और वो कैद है, अनंत काल तक कैद रहेंगे। इसी तरह असम में लाखों डी वोटर हैं जिनको नागरिकता का अधिकार नहीं मिला हुआ है। वो रहते तो है लेकिन वोट नहीं दे सकते। पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्थानीय बनाम शहर बाहरी का संघर्ष हमेशा बना रहा है। अभी हाल ही में मेघालय की राजधानी शिलांग में स्थानीय युवकों ने एक रैली निकाली उनको रोजगार की मांग करने के लिए, और अचानक बाहरी लोगों की दुकानों को तोड़ने लगे। यानी मांग थी रोजगार की और उन्होंने हमला किया बाहरी लोगों की दुकानों पर। भाषा के नाम पर, जातीयता के नाम पर वहाँ लगातार संघर्ष होते रहते हैं। मिजोरम में ब्रू जनजाति को खदेड़ दिया जाता है और म्यांमार के शरणार्थियों को गले लगा दिया जाता है, क्योंकि दोनों जनजातियों का एक ही वंश है। इस तरह की स्थिति है। एक हिंदी भाषी अंचल में रहते हुए मैं हिंदी में पत्रकारिता, लेखन और अनुवाद कैसे करता रहा और मुझे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है, इस बात को मैं 3 बिंदुओं के तरह आप लोगों के सामने कहना चाह रहा हूँ। लगभग 18 मिनट का समय लगेगा। पहला बिंदु है असम और पूर्वोत्तर भारत क्या है। दूसरा बिंदु है मैं बिहार में नागार्जुन के गांव के पड़ोस के गांव में पैदा होकर गुवाहाटी में क्या करता रहा। तीसरा बिंदु है क्या हिंदी का कोई लेखक नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाके में सार्थक काम कर सकता है। पहला बिंदु है असम और पूर्वोत्तर भारत क्या है। इस सवाल का जवाब मैं महात्मा गांधी की असम यात्रा के उदाहरण के साथ देना चाहता हूँ। 1921 में महात्मा गांधी पहली बार असम आए थे। कलकत्ता से दार्जिलिंग मेल में सवार होकर गांधी जी असम आए। रेलगाड़ी जब स्टेशनों पर रुकती थी तो अनेक लोग गांधी जी का अभिवादन करने के लिए उमड़ पड़ते थे। गांधी जी ने ब्रह्मपुत्र किनारे जब पहुंचे तो अनगिनत नागरिकों का स्वागत स्वीकार किया और तरुण राम फुकन के घर पहुंच गए। फुकन के घर के सामने खुले मैदान में एक सार्वजनिक सभा हुई जहां 25,000 लोग आए थे। गांधी जी ने लोगों से कहा, हमारे देश के दूर दराज के स्थान पर मुझे आमंत्रित करने के पीछे आप लोगों का क्या मकसद है। मेरी बातें सुनकर और चुपचाप अपने घर लौटकर क्या आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आप लोग सिर्फ मेरा भाषण सुनने आए हैं तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, मुझे परेशान न करें, अब मुझे लौट जाने दें। महात्मा के इस कथन का अर्थ समझकर दर्शकों ने वज्रकंठ से चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हम आपको इस तरह वापस नहीं लौटने देंगे। महात्मा ने कहा, अगर आप लोग सचमुच स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने शरीर के विदेशी वस्त्रों को आपके हवाले कर दीजिए। इतना कहकर उन्होंने मंच के सामने विदेशी वस्त्र के ढेर में आग लगा दी। एक अद्भुत जुनून के साथ चारों तरफ से जलती हुई आग में एक एक कर विदेशी वस्त्र गिरने लगे। उसी दिन शाम के वक्त असम के कई लेखकों और बुद्धिजीवियों ने गांधी जी से मुलाकात की और उनका ध्यान 1909 में लिखी गई उनकी पुस्तक हिंद स्वराज की तरफ आकर्षित किया। हिंद स्वराज में गांधी जी ने असमिया लोगों को जंगली और बर्बर जनजाति के रूप में वर्णित किया था। उनके सामने असम की समृद्ध विरासत का प्रमाण प्रस्तुत किया गया। कहा गया 500 साल पहले शंकरदेव किस तरह समाज का परिवर्तन किया था, किस तरह जाति भेद को मिटाया था, किस तरह नारी को बराबरी का स्थान दिलाया था, किस तरह असमिया भाषा की अपनी पहचान है। तो गांधी जी ने तुरंत अपनी गलती मांग ली। उन्होंने अगले दिन सभा में असम के लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि मैं इतिहास का कमजोर विद्यार्थी हूँ और मुझे इस अंचल के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है मैं इसके लिए आप लोगों से माफी मांगता हूँ। जो गलती गांधी जी से मान लीजिए 100 साल पहले हुई थी, वो गलती आज तक लोग करते रहे। मैं इसलिए उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। गांधी जी सुवालपट्टी नामक गाँव में पहुंचे जहाँ उन्होंने देखा कि हर घर में महिलाएं
हथकरघे पर रेशमी कपड़े बनाने लगी। वो इससे इतने प्रभावित हुए, उन्होंने लिखा इसके बारे में कि असम की महिलाएं हथकरघे पर सपने बुनती हैं। चीन युद्ध के बाद जब गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ, तब स्टेशन पर एक शिलापट पर गांधी जी के इस कथन को लिखकर प्रदर्शित किया गया। जब हाल के वर्षों में नया निजाम आया तो उसने विकास के नाम पर उस शिलापट को उखाड़कर उसी तरह फेंक दिया जिस तरह बनारस में सैकड़ों मूर्तियों को उखाड़कर नाले में फेंक दिया गया। इसी तरह गांधी जी के स्मृति में गुवाहाटी में गांधी मंडप बनाया गया था और प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर ने धातु से गांधी जी की आदमकद प्रतिमा बनाई थी। इस प्रतिमा का रंग लाल है। अभी हाल ही में सरकार ने इस प्रतिमा पर चूना लगाने का आदेश दिया। तब गुवाहाटी के बुजुर्गों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, तब आदेश को रोका गया। नॉर्थ ईस्ट की जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र की धारा ऊपर से शांत है मगर अंदर से अत्यधिक अशांत है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों का स्वभाव भी ब्रह्मपुत्र की तरह ही है। ऊपर से देखकर कोई भी धारणा बना लेना उचित नहीं है। आज भी शेष भारत के लोग नॉर्थ ईस्ट को समझने में गलती करते हैं। अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म मैंने देखी जिसका नाम है कलीशन, जिसमें जोहान्सबर्ग की कहानी का वर्णन किया गया है। जोहान्सबर्ग की एक अश्वेत लड़की को नामीबिया से आकर जोहान्सबर्ग में बसे एक अश्वेत युवक से प्यार हो जाता है। उस लड़की से एक तरफा प्यार करने वाला जोहान्सबर्ग का एक अश्वेत युवक प्रेम ठुकराए जाने पर नामीबिया से आए तमाम अश्वेत लोगों के खिलाफ दंगा फैला देता है। नॉर्थ ईस्ट में भी पहचान के संकट को लेकर समय समय पर इसी तरह जातीय दंगे प्रायोजित किए जाते हैं। हर घटनाओं के पीछे कोई न कोई राजनीति होती है। कोई भी समुदाय हत्यारा नहीं होता। हिंदी के साहित्यकार अज्ञान कुछ समय तक असम में रहे थे और असम की पृष्ठभूमि पर कहानियां लिखी थी। अपने यात्रा वृतांत अरे यायावर रहेगा याद में उन्होंने इस अंचल का प्रभावशाली चित्रण किया है। अभी कुछ साल हो गए जब अनिल कुमार यादव की पुस्तक आई, वह भी कोई देश है महाराज। इस यात्रा वृतांत की काफी चर्चा हुई और आप भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन मैं क्योंकि बचपन से असम में रहता हूँ इसलिए विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, यह पूर्वोत्तर को गलत रोशनी में पेश करना चाहता है। जैसे अंधा हाथी का वर्णन करता है उसी तरह नॉर्थ ईस्ट का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता, सिर्फ 2 प्रसंगों का उल्लेख करना चाहता हूँ। लेखक ने बताया है कि गुवाहाटी के पर्यटन बाजार के जिस जनता होटल में वे रुके थे उसमें रात में वेटर रोशनदान से लटक कर हर कमरे में झांकते थे, क्योंकि हर कमरे में कोई न कोई जिस्म फरोश महिला अपने ग्राहक के साथ रहती थी। यह एक काल्पनिक प्रसंग है। गुवाहाटी में वेश्यावृत्ति का ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। एक और प्रसंग है जिसे बताया गया है कि यादव जी ने जो लेख राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित किया था, वही लेख जब गुवाहाटी के हिंदी अखबार पूर्वांचल प्रहरी में प्रकाशित हो गया और वे इसका पारिश्रमिक मांगने इसके मालिक अग्रवाल जी के पास पहुंचे, तो अग्रवाल जी ने उनको पारिश्रमिक देने के बदले अपने जोरहाट ऑफिस में मुफ्त में रहने खाने का प्रबंध कर दिया। असल में यादव जी जानते ही नहीं कि अग्रवाल जी के पास जो भी जाता था उसे वे खाना जरूर खिलाते थे, मुफ्त रहने का इंतजाम करते थे। कुलदीप नैयर से लेकर मनमोहन सिंह तक उनके घर में खाना खा जाते थे। उनके यहाँ संपादक की नौकरी करने वाले सज्जन ने उनको समझा दिया कि लेखकों को पैसा देने की क्या जरूरत है, जबकि इंटरनेट पर मुफ्त कमाल कॉपी पेस्ट करने के लिए मौजूद है। इसलिए यादव जी का लेख कॉपी पेस्ट हो गया था और कोई बात नहीं थी। अग्रवाल जी के स्वभाव से परिचित मेरे जैसे लोगों के लिए यादव जी का वर्णन हास्य उत्पन्न करता है। कुछ साल पहले व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म चक दे इंडिया आई थी, जिसके नायक शाहरुख खान थे। उस फिल्म में महिला हॉकी टीम में मणिपुर और मिजोरम की 2 खिलाड़ियों के किरदार को दिखाया गया था। उन दोनों खिलाड़ियों के साथ विदेश में ऐसा बर्ताव करते हुए दिखाया गया था। वास्तविक जीवन में भी पूर्वोत्तर की महिला खिलाड़ियों के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है। महिला हॉकी टीम हो, महिला फुटबॉल टीम, पूर्वोत्तर के खिलाड़ियों को विदेशी खिलाड़ी समझा जाता है। पूर्वोत्तर के प्रति देश के शेष भागों में अज्ञान फैला हुआ है। दिल्ली और मुंबई में अक्सर मंगोलियन नक्श वाले पूर्वोत्तर के युवाओं को चीनी, कोरियाई या जापानी समझ लिया जाता है और चिंकी कर उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। अपने ही देश में पूर्वोत्तर के युवाओं को जब इस तरह के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है तो स्वाभाविक रूप से पीड़ा होती है। मुख्य धारा की मीडिया पूर्वोत्तर की उपेक्षा करती है, लेकिन पूर्वोत्तर की तस्वीर उतनी भद्रंग नहीं है। कई मामलों में पूर्वोत्तर की स्थिति
देश के दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर है। पूर्वोत्तर में कन्या भ्रूण की हत्या नहीं होती, बेटी को बढ़ावी का हक दिया जाता है, उसे अभिशाप नहीं वरदान समझा जाता है। पूर्वोत्तर में कोई दहेज प्रथा नहीं है, पूर्वोत्तर में जाति प्रथा का जहर नहीं है। पूर्वोत्तर के लोग सांस्कृतिक रूप से मजबूत और जागरूक हैं। सामाजिक और आर्थिक सूचकांक को देखकर समझा जा सकता है पूर्वोत्तर शेष भारत की तुलना में बेहतर स्थिति में है। बाल मृत्यु दर राष्ट्रीय दर की तुलना में कम है, बच्चों में कुपोषण की दर राष्ट्रीय दर की तुलना में कम है। इसी तरह साक्षरता की दर भी अधिक है। पूर्वोत्तर के युवा अंग्रेजी बोलने लिखने में माहिर होते हैं और वर्तमान की बाजारवादी व्यवस्था में उनको रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं। पूर्वोत्तर में स्थानीय नागरिक समाज का दबाव स्थानीय नेताओं पर बना रहता है। मुख्य धारा की मीडिया पूर्वोत्तर की हिंसा को तो प्रचारित करती है, लेकिन सकारात्मक पहलुओं की उपेक्षा करती है। इस तरह के भेदभाव के चलते पूरे भारत में पूर्वोत्तर की एक गलत छवि बनी हुई है। अब मैं दूसरे बिंदु पर आता हूँ तो मैं बिहार में मेरा जन्म हुआ और मैं बचपन से गुवाहाटी में रहकर क्या करता रहा। इसमें कुछ निजी बातें होंगी। ये सवाल बार बार कुछ लोग तरस खाते हुए पूछते हैं, कुछ लोग आश्चर्य के साथ पूछते हैं, क्या बिहार में पैदा हुए फिर असम में क्या करते हैं। 30-35 साल पहले विजयानंद चौधरी नामक एक लेखक ने यही सवाल पूछा था। वे नेपाल के पॉलिटिकल ऑफिसर थे। तिब्बत की पृष्ठभूमि को लेकर उन्होंने कई उपन्यास लिखे थे, बांग्लादेश मुक्ति योद्धाओं को ट्रेनिंग दी थी, गुरिल्ला वॉरफेयर के विशेषज्ञ थे, उल्फा के लड़कों को भी हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था और इस बात को लेकर उनको जेल जाना पड़ा था। वियतनाम युद्ध पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जो वास्तव में गुरिल्ला वॉरफेयर की हैंडबुक थी और उसे असम के सशस्त्र विद्रोही जरूर पढ़ते थे। चौधरी जी ने उस उपन्यास का हिंदी अनुवाद करने के लिए मुझसे संपर्क किया। मोड़ के बाद आजादी नामक उस उपन्यास का मैंने अनुवाद किया था। चौधरी जी मानते थे भारत कभी भी भौगोलिक रूप से एक राष्ट्र नहीं था और नॉर्थ ईस्ट को जबरन उपनिवेश बनाकर भारत का अंग बनाया गया था। चौधरी जी ने भी पूछा था कि तुम बिहार में जन्म लेकर असम में क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि यह मेरा चुनाव नहीं है, यह मेरा चुनाव नहीं है। मेरे दादाजी गांव के राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी थे। उनकी खेती और बगीचे की जमीन पर मुखिया ने कब्जा कर लिया था। आजीविका के लिए उन्होंने रामलीला मंडली बनाई। मेरे पिताजी और उनके दोनों भाइयों को रामलीला मंडली में किरदार निभाने के लिए, राम लक्ष्मण का किरदार निभाने के लिए ले गए। दादाजी के बाद मेरे पिताजी और उनके दोनों भाई ये मंडली का संचालन करने लगे। जब मैं 7-8 साल का था तो मुझे भी प्रशिक्षण देना चाहा, तो मेरी दादी असंगत हो गई कि कहीं इस बच्चे को भी रामलीला में काम करना पड़े और इसीलिए उन्होंने मुझे गुवाहाटी में अपने सबसे छोटे चाचा जी के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। गुवाहाटी में मैंने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की और पिछले 34 सालों से पत्रकारिता करता रहा। बचपन में जब गुवाहाटी आया तो मैं छोटी-छोटी कविताएं लिखता था। मुझे एक मार्गदर्शक की जरूरत थी। मेरा परिचय नवारुण वर्मा जी से हुआ। जिस तरह उर्दू के नए लिखने वाले किसी बड़े शायर को उस्ताद बनाते हैं, मैंने भी वर्मा जी को अपना उस्ताद बना लिया और वे मुझे अपने साथ कवियों की मासिक गोष्ठी में ले जाते थे जहाँ मैं भी कविता पाठ करता था। सभी कवि असमिया में पढ़ते थे, मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ता था। तो मुझे बुरा लगता था, मुझे लगता था कि मैं इस भाषा को सीख लूँ। मैंने ट्विटर की मदद से असमिया सीखी और असमिया में कविता लिखकर पाठ करने लगा। ऐसा करने पर स्थानीय कवियों से मेरा परिचय बढ़ा, उनके बीच मेरी स्वीकार्यता बढ़ गई। कॉलेज में गया तो नाटक संस्था बनाई और कई नाटकों का मंचन करने लगा और एक अंतर्देशीय पत्र पर अखबार नामक पत्रिका भी निकाली जिसमें असमिया कविताओं का अनुवाद छापना शुरू किया। अनुवाद का जो सिलसिला चल निकला तो पिछले 3.5 दशक में 60 से अधिक असमिया किताबों का अनुवाद कर चुका हूँ। असम को शेष भारत से जोड़ने के लिए मैंने अनुवाद का रास्ता अपनाया और उसी रास्ते पर काम करता है। कुछ साल पहले असम के अहोम सेनापति लाचित बड़फुकन के जीवन पर दूरदर्शन में एक धारावाहिक मैंने लिखा था, उसकी शूटिंग के लिए गया था। एक प्रसिद्ध अभिनेता गुण महंत को जब मेरे कार्यों के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, हम असमिया लोग जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन एक बार जिसे अपना बना लेते हैं उसको अपने दिल में बसा कर रखते हैं। यह सच है कि मुझे पैसे भले न मिले हों पर स्थानीय लोगों का भरपूर प्यार मिलता रहा है। अभी यहाँ आने से पहले असमिया कवि विनोद बड़ा मुझसे मिलने आए। उनकी शादी राजस्थान की लड़की से हुई है जो असमिया कविता नहीं समझ पाती। उनके ससुराल वाले भी असमिया नहीं समझते।
इसलिए उन्होंने कहा कि आप मेरी कविताओं का अनुवाद कर दीजिए, मेरे ससुराल वाले और मेरी पत्नी मेरी कविताओं को समझ पाएंगे। तो ये इसी तरह अनेक काम है, जैसे कि एक बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, कुर्सी बनाता है, पलंग बनाता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा काम भी बढ़ई जैसा है। असम और नॉर्थ ईस्ट में ये जो 200 से अधिक जनजातियाँ रहती हैं, क्योंकि समय समय पर जातीय संघर्ष होते हैं। अखबार की नौकरी करते हुए मुझे हिंसा, उग्रवाद, दंगे आदि को करीब से देखने का मौका मिला है। निश्चित रूप से ऐसे परिवेश का प्रभाव मेरी कविताओं पर पड़ा है। इसके बावजूद मुझे असम की हरियाली, नीले पहाड़, ब्रह्मपुत्र और भूपेन हजारिका के गीतों से गहरा लगाव रहा है। मुझे इस भूमि में सदैव सृजन करने की प्रेरणा मिल सकती है। अब मैं अंतिम बिंदु पर आता हूँ। क्या एक हिंदी का रचनाकार नॉर्थ ईस्ट में रहकर कोई सार्थक काम कर सकता है? अनुकूल परिस्थिति में किसी के लिए भी सृजन करना आसान बात हो सकती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में काम सृजन करना कठिन काम है। पिछले महीने में असम के एक छोटे शहर नलबाड़ी में असमिया कवि विपुल कुमार दत्त के बुलावे पर गया था। दत्त अपनी जमीन का एक हिस्सा कविता म्यूजियम बनाने के लिए उन्होंने दान कर दिया है और एक उसका ट्रस्ट बना रहे हैं। उनसे बातचीत के दौरान मैंने पूछा कि आप हिंदी के बहुत ही मशहूर दलित निबंध लेखक कुबेरनाथ राय से परिचित हैं। उन्होंने बताया कि धोती कुर्ता पहनने वाले कुबेरनाथ राय को उन्होंने देखा था, जो जीवन भर नलबाड़ी कॉलेज के अध्यापक थे और विद्यार्थियों की सराहना करते थे, लेकिन राय एक लेखक भी थे, यह बात को लिया। नॉर्थ ईस्ट के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आपको ऐसे दर्जनों कुबेरनाथ राय मिल जाएंगे, जो स्थानीय जनजीवन से दूरी बनाकर पूरा जीवन गुजार देते हैं। उन्हें नॉर्थ ईस्ट से बाहर लोग जानते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में उनको कोई नहीं जानता। कुछ दिन पहले दिल्ली की गोष्ठी में मेघालय के हिंदी प्रोफेसर मिल गए, जिनको स्वाधीनता आंदोलन में मेघालय के साहित्यकारों के योगदान पर बोलना था। कोई अन्य संघ बोलते रहे पर मूल विषय पर एक शब्द भी नहीं बोल पाए। चूंकि स्थानीय साहित्य को समझने की, स्थानीय समाज से जुड़ने की उन्होंने कभी कोई कोशिश नहीं की थी। सैकड़ों सरकारी हिंदी अधिकारी नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट को काला पानी का दंड मानते हैं और जल्द से जल्द भागने के लिए अफसरों से विनती करते हैं। भूपेन हजारिका का एक गीत है, महाभाव ब्रह्मपुत्र महामिलन और तीर्थ। इस गीत में समन्वय की बात कही गई है। मुझे भी लगता है कि अपने सृजन यात्रा में मैं भाषाई समन्वय के लिए काम करता रहा हूँ और अपनी एक छोटी कविता जिसमें इसी प्रतिबद्धता का वर्णन किया है, मैं सुनाकर अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है, मैं आपकी भावनाओं का अनुवाद करना चाहता हूँ। मैं आपकी भावनाओं का अनुवाद करना चाहता हूँ, दर्द से भीगे हुए शब्दों को सही सही आकार देना चाहता हूँ। मैं आपके क्रोध को तर्कपूर्ण और आपके क्षोभ को बुद्धि संगत बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आपके एकाकीपन की टीस का विस्तार हो अजनबी सीने में भी। मैं चाहता हूँ उपेक्षा के दंश को अनुभव करें प्राथमिकता के सोपान पर बैठे महानुभाव भी। मैं आपकी घुटन को व्यक्त करना चाहता हूँ, परिभाषित करना चाहता हूँ आपकी खामोशी को, पलकों पर ठहरे हुए सपनों को। मैं आपकी भावनाओं का अनुवाद करना चाहता हूँ, हूबहू पेश करना चाहता हूँ आपकी यंत्रणा को, आपके उल्लास को।